देखिए, सीरिया में जो सिविल वॉर शुरू हुआ था, यानी कि जो गृह युद्ध शुरू हुआ था, वो 2011 में शुरू हुआ था और 2020 तक आते आते ये एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया या फिर ये एक तरीके के गतिरोध में आ गया था। लेकिन हाल ही के दिनों में वहां पर जो भी घटनाएं हुई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रेसिडेंट बशर अल असद, जो सीरिया पर सन 2000 से शासन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो रेबल ग्रुप है, यानी कि जो विद्रोहियों का समूह है, हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS ने अचानक से बहुत इंटेंस हमले कर दिए। हालात ये हो गए कि 8 दिसंबर यानी कि रविवार को HTS के जो भी मेंबर्स हैं, उन्होंने राजधानी दमिश्क में पहुंचकर असद शासन के पतन का उन्होंने जश्न मनाया। अब रिपोर्ट्स ये भी आई कि जो बशर अल असद थे वो देश को छोड़कर भाग गए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए इसे धीरे धीरे डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, सीरिया में अभी क्या हो रहा है। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए उससे पहले हम ये समझते हैं कि हालात अचानक से इतने बदले क्यों। 29 नवंबर को सीरिया के जो रेबल फोर्सेस हैं, यानी कि जो विद्रोही सेना है, उन्होंने अलेप्पो शहर की ओर 3 दिन लगातार हमले किए। ये जो कदम था ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि 2020 में एक सीज फायर के बाद या फिर एक संघर्ष विराम के बाद वहां पर गृह युद्ध लगभग ठहर सा गया था। हालांकि सीरिया की जो गवर्नमेंट है और उसके सहयोगी यानी कि रशिया ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को फिर से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जो भी फोर्सेस थी, जो भी सेनाएं थी, वे सब नाकाम रहीं। उन्होंने एयर स्ट्राइक का यूज किया और बॉम्बिंग भी की, यानी कि बमबारी भी की। लेकिन जो रेबल्स थे, यानी कि जो विद्रोही थे, वे अपने मोर्चे पर या फिर अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 2016 के बाद ये पहला मौका था कि अपोजिशन फोर्सेस ने अलेप्पो में कोई भी इलाका कब्जे में नहीं लिया। इस संघर्ष में विदेशी ताकतों जैसे कि अमेरिका और रूस ने भी अपने अपने हितों के आधार पर भाग लिया। तो अब बात करते हैं हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS क्या है। HTS की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। इसे 2011 में जबहत अल नुसरा के नाम से शुरू किया गया था। उस टाइम पर ये अलकायदा के एक सीरिया की ब्रांच थी। 2016 में इसने खुद को अलकायदा से अलग कर लिया और जबहत फतेह अल शाम यानी कि JFS नाम से एक नया संगठन बनाया। शाम यानी कि लेवेंट रीजन यानी कि लेवेंट क्षेत्र का मतलब उस मध्य पूर्व के इलाके से है जो भूमध्य सागर के पास में है, जिसमें जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल और पैलेस्टीन आते हैं। 2017 तक JFS ने बहुत सारे दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS का गठन किया। अब HTS का मेन फोकस सीरिया में लोकल ऑपरेशंस रहा है। तो अब बात करते हैं कि अबू मोहम्मद अल जोलानी कौन है। अबू मोहम्मद अल जोलानी 42 साल के HTS के लीडर, जिनको HTS की हाल ही में जो भी सफलताएं मिली हैं उसके पीछे का मेन पर्सन माना जाता है, मेन मास्टरमाइंड माना जाता है। जोलानी का जो जन्म हुआ था वो सऊदी अरब में हुआ था, लेकिन बाद में वो दमिश्क यानी कि सीरिया आ गए। उनके दादा जो थे वो कभी सीरिया और इजराइल के बीच में एक जगह है गोलान हाइट्स, वहां पर रहते थे। 1967 के अरब इजराइल के युद्ध के बाद इजराइल ने इस इलाके का लगभग 70% हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया था। बहुत ही कम उम्र में ही जोलानी ने रीजनल पॉलिटिक्स में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। सन 2000 के आसपास जब दूसरा इंतिफादा यानी कि इजरायली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनी विद्रोह शुरू हुआ था, तो जोलानी केवल 17 से 18 साल के थे उस टाइम पर। वो ये सोचने लगे कि आक्रमणकारियों और कब्जेदारों से एक पीड़ित जनता की रक्षा के लिए वो क्या कर सकते थे। अब 2003 में जो अमेरिका ने इराक पर हमला किया, जोलानी भी बगदाद चले गए और विद्रोहियों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने धीरे धीरे वहां अपनी पहचान बनाई। 2013 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने जोलानी को स्पेशली डिजाइनेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। जोलानी ने 2021 में अमेरिकी मीडिया के PBS को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने सीरियाई संघर्ष के बारे में डिटेल से बातें की। उन्होंने ये कहा कि सीरिया का जो संघर्ष है वो अब केवल एक देश के अंदर का संघर्ष नहीं रह गया है, ये अब बहुत सारे देशों के लिए उनके अलग अलग हितों की वजह से एक युद्ध का मैदान बन गया है। रूस के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि जो रूस है वो वास्तव में एक शासन यानी कि असद शासन की परवाह नहीं है, उसको वास्तव में जो असद शासन है उसकी परवाह नहीं है, लेकिन वे इसे एक बहाने के रूप में यूज करते हैं ताकि जो भूमध्य सागर है वहां तक पहुंच बनाई जा सके। तो ईरान के बारे में जोलानी का ये कहना था कि जो ईरान का इस क्षेत्र में बहुत पुराना और ऐतिहासिक हित रहा
रहा है तो वे अपने पुराने फारसी साम्राज्य की महिमा को बहाल करना चाहते हैं और ईरान के शिया धर्म का यूज करके अपने लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जोलानी का ये मानना है कि इस समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक इसके मूल कारणों को संबोधित नहीं किया जाए। इस पूरे संकट की जो जड़ है वो ये शासन है, उन्होंने ऐसा कहा। जोलानी ने सीरिया क्रांति को एक न्यायपूर्ण विद्रोह कहा जो एक अत्याचारी शासक के खिलाफ खड़ा हुआ है। उन्होंने आगे ये कहा कि ये जो क्षेत्र है वो अमेरिका और यूरोप की रक्षा के लिए खतरा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सीरिया की जो क्रांति है उसके खिलाफ गलत पॉलिसीज अपनाई हैं। उनके अनुसार आज भी बशर अल असद को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त है, जबकि उसने अपने ही लोगों के खिलाफ कई केमिकल अटैक्स किए हैं। अगर बात करें HTS का जो फ्यूचर है और इसके जो चैलेंजेस है, अब सवाल ये खड़ा उठता है कि HTS का शासन पूरे सीरिया में स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं। HTS का जो शासन है वो एक कंजर्वेटिव इस्लामिक आइडियोलॉजी यानी कि जो एक रूढ़िवादी इस्लामी विचारधारा है उस पर आधारित है, जो कई लोगों को असुविधाजनक लग सकता है। हालांकि जो HTS है उसने टर्की बैक्ड कुछ ज्यादा रेबल ग्रुप्स के साथ अलायंस किया है। अब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो अलायंस है ये कितने टाइम तक टिकते हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि जो सीरिया का संघर्ष है वो केवल एक देश का संघर्ष नहीं रह गया है, ये अब एक रीजनल और ग्लोबल पावर्स के हितों की लड़ाई बन चुका है। HTS और जो अबू मोहम्मद अल जोलानी की हाल ही में जो सफलताएं हैं इस बात का संकेत है कि असद शासन का अंत करीब हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर असद शासन गिरता है तो सीरिया का भविष्य क्या होगा? क्या HTS का शासन सारे सीरिया के लोगों के लिए स्वीकार्य होगा और इस क्षेत्र में जो स्टेबिलिटी है वो वापस आ पाएगी? ये सब टाइम बताएगा, लेकिन इतना ये तय है कि सीरिया की कहानी आने वाले टाइम में भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का केंद्र बनी रहेगी। आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।